हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में आपके एग्जाम के लिए। हाँ, और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी एफएक्यूज। राइट, ये एफएक्यूज प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस और कुछ नए क्वेश्चंस जिन्हें पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है उन पर बेस्ड है। बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जाम से पहले टाइम बहुत लिमिटेड होता है ना? हाँ, बहुत कम टाइम होता है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस क्विकली। और वो भी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के लर्निंग क्वालिटी में। एग्जैक्टली। इसको पॉसिबल बनाने के लिए हमने फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया है। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग क्वेश्चंस, देन ऑप्शंस एंड देन लोकेटिंग द करेक्ट ऑप्शन, जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है, हाँ, उसमें टाइम लग जाता है। हम आपको सिर्फ क्वेश्चंस फॉलोड बाय द आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। इससे रिवीजन फास्ट होगा। बिल्कुल। तो इस वीडियो से बेस्ट बेनिफिट लेने के लिए हर क्वेश्चन और आंसर को वेरी केयरफुली सुनिए टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। और हाँ, आप वीडियो को पॉज या रिवाइंड कर सकते हैं जहां भी आपको दोबारा सुनने का मन करे। अगर पॉसिबल या रिक्वायर्ड हो तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन भी कर सकते हैं, छोटे नोट्स। हाँ, क्विक नोट्स हेल्प करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं इस फॉर्मेट में। लेट्स गो। What types of securities constitute the government securities market in India and which governmental bodies issue such securities? यानी इंडिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में कौन कौन सी सिक्योरिटी शामिल हैं और कौन सी गवर्नमेंटल बॉडीज इन्हें इशू करती हैं? This is the answer. The government securities market in India consists of securities issued by the state and central governments, including central government securities, treasury bills, and state development loans. इसका मतलब है कि इंडिया के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा इशू की गई सिक्योरिटीज आती हैं। ये सिक्योरिटीज बेसिकली सरकार के लिए फंड्स रेज करने का एक प्राइमरी टूल है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, शॉर्ट टर्म वाले ट्रेजरी बिल्स मतलब टी बिल्स, और स्टेट गवर्नमेंट्स के स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जिन्हें एसडीएल्स कहते हैं। इसेंशली ये इंस्ट्रूमेंट्स सरकार को अपने अलग अलग खर्चों के लिए मार्केट से पैसा उधार लेने में मदद करते हैं। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टिपिकली हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट अकाउंट टाइप्स अवेलेबल फॉर होल्डिंग दीज सिक्योरिटीज? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इन्वेस्टर्स आमतौर पर कैसे होल्ड करते हैं और इन्हें होल्ड करने के लिए डिफरेंट अकाउंट टाइप्स कौन से अवेलेबल है? Let us see the answer. Government securities are generally held by banks and institutions with the Reserve Bank of India in subsidiary general ledger accounts or in constituent subsidiary general ledger यानी कि CSGL accounts with banks and primary dealers or in demeterized form in demat accounts with NSDL depository participants. तो जनरली जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो इन सिक्योरिटीज़ को आरबीआई के पास स्पेशल अकाउंट्स में होल्ड करते हैं। इन्हें सब्सिडियरी जनरल लेजर यानी एसजीएल अकाउंट्स कहते हैं। हाँ, एसजीएल अकाउंट्स। और कुछ इन्वेस्टर्स इन्हें बैंक्स या प्राइमरी डीलर्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट एसजीएल मतलब सीएसजीएल अकाउंट्स में रखते हैं। सही। और हाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये सिक्योरिटीज डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में यानी इलेक्ट्रॉनिकली नॉर्मल डीमैट अकाउंट्स में होल्ड की जा सकती हैं एनएसडीएल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास। तो बेसिकली अलग अलग इन्वेस्टर टाइप के लिए अलग अलग होल्डिंग मैकेनिज्म है कन्वीनियंस और रेगुलेशन के हिसाब से। Now we can discuss next question. Why are some government securities referred to as dated securities and what information is typically used to identify them? कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डेटेड सिक्योरिटीज क्यों कहा जाता है और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए टिपिकली कौन सी इंफॉर्मेशन यूज होती है? This is the answer. Government securities are called dated securities because they are identified by their date of maturity and the coupon rate, such as 7.99% GOI 2027. देखिए, इन्हें डेटेड सिक्योरिटीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी पहचान इनकी स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट और कूपन रेट से होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई सिक्योरिटी 7.99% GOI 2027 के नाम से जानी जाती है, हाँ, तो इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि इस पे 7.99% का एनुअल इंटरेस्ट मतलब कूपन मिलेगा और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू की गई है जो साल 2027 में मैच्योर होगी। ये नेमिंग कन्वेंशन इन्वेस्टर्स को एक क्विक स्नैपशॉट देता है सिक्योरिटी के की फीचर्स का। Let us go to next question. By which name the securities issued by state governments are called, who issues them and for what purpose?
स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा इशू की जाने वाली सिक्योरिटीज को किस नाम से जाना जाता है, इन्हें कौन इशू करता है और किस पर्पस के लिए? Let us see the answer. State Development Loans, SDLs, are securities issued by state governments to finance their expenditures, generally through auctions conducted by RBI, and they pay half-yearly interest at the coupon rate. अच्छा, तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो सिक्योरिटीज इशू करती हैं उन्हें स्टेट डेवलपमेंट लोन्स या SDLs कहा जाता है। और इन्हें रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स इशू करती हैं ताकि वो अपने डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस कर सकें। इनका इशुएंस प्रोसेस जनरली RBI मैनेज करती है ऑक्शंस के थ्रू। हाँ, RBI के प्लेटफॉर्म्स पर ही होता है। हाँ, और इन पर कूपन रेट के हिसाब से हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे किया जाता है इन्वेस्टर्स को। तो एसेंशियली ये सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के स्टेट लेवल इक्विवेलेंट है बोरोइंग के लिए। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द ट्रेडिंग प्राइस ऑफ अ बॉन्ड रिलेट टू इट्स कूपन रेट एंड द प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट? एक बॉन्ड का ट्रेडिंग प्राइस उसके कूपन रेट और मार्केट में चल रहे प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट से कैसे रिलेटेड है? This is the answer. When the market rate equals the coupon rate, a bond trades at par. However, if the market interest rate rises above the coupon, the bond's price will decrease to align its income with market rates. तो relationship काफी सीधा है। अगर मार्केट में prevailing interest rate बॉन्ड के फिक्स्ड कूपन रेट के बराबर है तो बॉन्ड अपनी फेस वैल्यू यानी पार पर ट्रेड करेगा। ओके। लेकिन अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, बॉन्ड के कूपन रेट से ऊपर चला जाता है, तो उस एग्जिस्टिंग बॉन्ड का प्राइस गिर जाएगा, मतलब वो डिस्काउंट पर ट्रेड करेगा। अच्छा, डिस्काउंट पर क्यों? ऐसा इसलिए होता है ताकि उस बॉन्ड की ओवरऑल यील्ड मतलब रिटर्न मार्केट में अवेलेबल नए हायर इंटरेस्ट रेट्स के साथ अलाइन हो सके। सीधी बात है, इन्वेस्टर्स को कंपैरेबल रिटर्न मिलना चाहिए, है ना? लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is rate of price increase of a bond when interest rates fall by a certain percentage as per bond theorem? Bond theorem के अनुसार जब interest rates एक certain percentage से गिरते हैं तो bond के price में What is rate of price increase of a bond when interest rates fall by a certain percentage as per bond theorem? Bond theorem के अनुसार जब interest rates एक certain percentage से गिरते हैं तो bond के price में कितना increase होता है? Let us see the answer. Bond theorem states that the price increase of a bond if interest rates fall by a certain percentage is greater than the price decrease when interest rates rise by the same percentage. For example, if rate of interest falls by 1%, price will increase by more than 1%. And if interest rate increases by 1%, price decrease will be less than 1%. हाँ, bond theorem एक interesting aspect highlight करता है। देखिए, bond prices interest rate changes के प्रति symmetrically react नहीं करते। सही कहा। अगर इंटरेस्ट रेट्स मान लीजिए 1% गिरते हैं तो बॉन्ड का प्राइस 1% से ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स 1% बढ़ते हैं तो बॉन्ड का प्राइस 1% से कम गिरेगा। ये असिमेट्री महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये एसिमेट्री इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट फॉल से पोटेंशियल गेन, इंटरेस्ट रेट राइजेस से पोटेंशियल लॉसेज जनरली थोड़ा ज्यादा होता है परसेंटेज टर्म्स में। ये बॉन्ड कन्वेक्सिटी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द कंपेटिटिव बिड्स आर एक्सेप्टेड अंडर द मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑक्शन मेथड फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए जो मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑक्शन मेथड यूज होता है, उसमें कॉम्पिटिटिव बिड्स कैसे एक्सेप्ट की जाती हैं? This is the answer. In multiple price auctions, competitive bids up to the maximum yield rate or minimum offer price are accepted at their respective bid rates, subject to the notified amount ceiling, including the green shoe option. Multiple price auction में जो competitive bids आती हैं, उन्हें accept किया जाता है अगर वो pre-announced maximum yield या minimum price के criteria को meet करती हैं। Important बात यह है कि सक्सेसफुल बिडर्स को सिक्योरिटीज उनके रिस्पेक्टिव बिड रेट्स या प्राइसेस पर अलॉट की जाती हैं। अच्छा, मतलब सबके लिए अलग अलग प्राइस? एक सिंगल कट ऑफ प्राइस पर नहीं। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक नोटिफाइड अमाउंट प्लस अगर कोई ग्रीन शू ऑप्शन मतलब एडिशनल अमाउंट है वो पूरा ना हो जाए। इससे हर सक्सेसफुल बिडर अपनी बोली के हिसाब से पे करता है। ये यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन से अलग है जहां सबको एक ही कट ऑफ प्राइस मिलता है। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज फिम्डा,
And what role does it play within the Indian financial landscape? FIMDA क्या है और इंडियन फाइनेंशियल लैंडस्केप में इसका क्या रोल है? Let us see the answer. FIMDA, Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India, Yeah. is a self-regulatory organization, SRO, for India's fixed income and derivative markets, comprising commercial banks, financial institutions, and primary dealers. तो FIMDA का फुल फॉर्म है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये एक इम्पॉर्टेंट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी SRO है जो इंडिया के फिक्स्ड इनकम मतलब बॉन्ड्स और मनी मार्केट साथ ही डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए काम करती है। हाँ, काफी महत्वपूर्ण संस्था है ये। इसके मेंबर्स में मेजर प्लेयर्स जैसे कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और प्राइमरी डीलर्स शामिल होते हैं। देखिए, एक SRO का रोल होता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस सेट करना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, वैल्यूएशन नॉर्म्स देना, जिससे मार्केट की एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट रोल डू रेटिंग एजेंसीज प्ले इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एंड हाउ डू देयर रेटिंग्स सिग्निफाई द लेवल ऑफ डिफॉल्ट रिस्क फॉर एन इशुअर? कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में रेटिंग एजेंसीज का क्या रोल है और उनकी रेटिंग्स एक इशुअर के डिफॉल्ट रिस्क के लेवल को कैसे सिग्निफाई करती हैं? This is the answer. Rating agencies assign ratings AAA to D to corporate bonds, indicating the issuer's default risk, where AAA signifies highest safety and D indicates a very high probability of default. Rating agencies corporate bond market में एक बहुत crucial role play करती हैं। वो कंपनीज मतलब इशुअर्स और उनके द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स की क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करती हैं और फिर रेटिंग्स असाइन करती हैं, टिपिकली AAA से लेकर D तक के स्केल पर। AAA सबसे अच्छा हुआ है ना? हाँ बिल्कुल। A रेटिंग का मतलब होता है हाईएस्ट सेफ्टी, यानी डिफॉल्ट का रिस्क बहुत ही कम है। जैसे जैसे रेटिंग नीचे जाती है, A, BBB वगैरह, डिफॉल्ट रिस्क बढ़ता जाता है। और D रेटिंग का मतलब है कि कंपनी या तो डिफॉल्ट कर चुकी है या करने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। ये रेटिंग्स इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करती हैं, रिस्क को समझने में। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ जीरो कूपन बॉन्ड एंड हाउ डू इन्वेस्टर्स इन सच बॉन्ड्स रियलाइज देयर रिटर्न? जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है और ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्टर्स अपना रिटर्न कैसे रियलाइज करते हैं? Let us see the answer. A zero-coupon bond is issued at a discount and repaid at face value with no periodic interest paid. The return to the holder is the difference between the issue and redemption price, received as a single bullet payment at maturity. Zero-coupon bond एक special type का bond होता है। ये अपनी face value से discount पर issue किया जाता है। हाँ, डिस्काउंट पर। इसकी खासियत यह है कि इस पर कोई periodic interest payments मतलब coupons नहीं मिलते हैं होल्डर को बॉन्ड की पूरी लाइफ में। इन्वेस्टर का रिटर्न मैच्योरिटी पर मिलता है जब बॉन्ड फेस वैल्यू पर रिडीम होता है। तो पूरा गेन आखिर में। हाँ बिल्कुल। तो जो रिटर्न है वो बेसिकली इशू प्राइस जो डिस्काउंटेड प्राइस था और रिडेम्पशन प्राइस जो फेस वैल्यू है के बीच का डिफरेंस होता है। ये पूरा गेन मैच्योरिटी पर एक सिंगल बुलेट पेमेंट के रूप में मिलता है। ये ट्रेडिशनल बॉन्ड से अलग है जहां आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहता है। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Section 2N of FEMA 1999, what is the comprehensive definition of foreign exchange? And what specific financial instruments and balances does this definition encompass within its scope? FEMA Act 1999 के Section 2N के अनुसार फॉरेन एक्सचेंज की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन क्या है और इस डेफिनेशन के स्कोप में कौन से स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और बैलेंसेस आते हैं? दिस इज द आंसर। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी and includes deposits, credits, and balances payable in any foreign currency, along with specific drafts, traveler's checks, letters of credit, or bills of exchange. देखिए, FEMA के अंडर फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन काफी ब्रॉड है। इसमें सिर्फ फॉरेन करेंसी नोट्स ही नहीं आते। अच्छा। बल्कि ये इंक्लूड करता है डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स और बैलेंसेस जो किसी भी फॉरेन करेंसी में पेएबल हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर्स चेक्स यानी TCs, लेटर्स ऑफ क्रेडिट LCs और बिल्स ऑफ एक्सचेंज BOE जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है वो भी इस डेफिनेशन के अंदर आते हैं। एसेंशियली ये हर उस चीज को कवर करता है जिसका वैल्यू फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस किया जाता है या जो फॉरेन करेंसी में क्लेम्स रिप्रेजेंट करता है।
काफी व्यापक है ये। Let us go to next question. How is the exchange rate of one currency to another determined during transactions in the foreign exchange market based on the agreement between the involved parties? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रांजैक्शंस के दौरान एक करेंसी का दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है जो इन्वॉल्व्ड पार्टीज के बीच अग्रीमेंट पर बेस्ड होता है? Let us see the answer. During an exchange, the exchange rate of one currency to another is determined simply by supply and demand based on the agreement reached by both parties. Foreign exchange market में एक करेंसी का दूसरी करेंसी के अगेंस्ट रेट फंडामेंटली तो सप्लाई और डिमांड फोर्सेस से डिटरमिन होता है। हाँ, बेसिक इकोनॉमिक्स। बिल्कुल, लेकिन किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए रेट वो होता है जिस पर दोनों पार्टीज मतलब बायर और सेलर अग्री करते हैं। तो ये कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग रेट है जो मार्केट कंडीशंस जैसे कितनी डिमांड है करेंसी की, कितनी सप्लाई है और पार्टिसिपेटिंग पार्टीज के बीच हुए म्यूचुअल अग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। बेसिकली मार्केट फोर्सेस ही प्राइस पॉइंट तय करती हैं जहां एक्सचेंज होता है। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। Outline the major reforms implemented in the Indian foreign exchange market starting in March 1992, including the new system introduced, its subsequent modifications, and its eventual impact on achieving current account convertibility. मार्च 1992 से शुरू हुए इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो मेजर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए उन्हें आउटलाइन करें। इसमें नया सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ उसके सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशंस और करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अचीव करने पर उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट, ये सब शामिल होना चाहिए। इस इज द आंसर। द लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम LERMS, a dual exchange rate mechanism, was instituted in March 1992, leading to the unification of dual rates by March 1, 1993. This marked the start of a market-determined exchange rate regime and progress towards current account convertibility achieved in August 1994. मार्च 1992 में इंडिया ने एक मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम या LERMS। हाँ। ये शुरुआत में एक ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम था। एक ऑफिशियल रेट होता था, एक मार्केट रेट। लेकिन जल्द ही मार्च 1, 1993 तक इन ड्यूअल रेट्स को यूनिफाई करके एक सिंगल मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट रिजीम की शुरुआत की गई। ये तो बड़ा कदम था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था कंट्रोल्ड रिजीम से मार्केट बेस्ड सिस्टम की तरफ। इस रिफॉर्म जर्नी का एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था अगस्त 1994 में करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अचीव करना। इससे ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए फॉरेन एक्सचेंज काफी हद तक फ्रीली अवेलेबल हो गया, जिसने इकोनॉमी को बूस्ट किया। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the primary objectives or intentions that drive hedge funds and other investment entities to intervene and participate in foreign exchange markets? वो primary objectives या intentions क्या हैं जिनके चलते hedge funds और दूसरी investment entities foreign exchange markets में intervene और participate करती हैं? Let us see the answer. Hedge funds and investment entities intervene in foreign exchange markets primarily for speculative purposes or to obtain returns. Hedge funds और similar investment entities के foreign exchange market में participate करने के पीछे primary motivations होते हैं speculation या फिर returns generate करना। मतलब मुनाफा कमाना। हाँ। वो एक्सचेंज रेट्स के फ्यूचर मूवमेंट्स पे बेट्स लगाते हैं यानी स्पेक्यूलेट करते हैं ताकि वो प्राइस डिफरेंसेस से प्रॉफिट कमा सकें। उनका एम होता है मार्केट की वॉलेटिलिटी और प्राइस फ्लक्चुएशंस को अपने एडवांटेज के लिए यूज करके अपने इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स जनरेट करना। समटाइम्स उनके एक्शंस मार्केट मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the specific alternative reference rates, ARRs, that have been suggested or implemented by various central banks as substitutes for LIBOR in the key financial markets of the US, UK, EU, Switzerland and Japan. वो स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स ARRs कौन से हैं जो वेरियस सेंट्रल बैंक्स ने सजेस्ट या इम्प्लीमेंट किए हैं लाइबॉर के सब्स्टिट्यूट के तौर पर मेजर फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे USA, UK, EU, स्विट्जरलैंड और जापान में? Let us see the answer. Suggested ARRs include SOFR USA, SONIA UK, ESTR Europe, SARON Switzerland and TONAR Japan. LIBOR
मतलब लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जो एक बहुत पुराना ग्लोबल बेंचमार्क था, हाँ, काफी सुना है इसके बारे में। उसमें मैनिपुलेशन के कुछ इश्यूज सामने आए थे। उसके बाद ग्लोबल रेगुलेटर्स ने उसे फेज आउट करके नए ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स यानी ARRs अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया। तो जो की मार्केट्स में ARR सजेस्ट या इम्प्लीमेंट किए गए हैं वो हैं USA में SOFR सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, UK में सोनिया स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज, यूरोजोन में ESTR यूरो शॉर्ट टर्म रेट, स्विट्जरलैंड में सारॉन स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट और जापान में टोनार टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट। ये नए रेट्स बेहतर कैसे? ये नए रेट्स एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेटा पर बेस्ड है, जिससे इन्हें ज्यादा रोबस्ट और रिलायबल माना जाता है लिबोर के मुकाबले। फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात शेयर करना चाहेंगे। पिछले 30 से ज्यादा सालों से हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स को सर्व किया है। हाँ, उनके JIB, CIIB प्रमोशन एग्जाम्स पास करने में मदद की है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग लेटेस्ट बेस्ट क्वालिटी एंड एग्जाम फोकस्ड वीडियो लेसन्स एंड PDF कंटेंट। ये कंटेंट 3 चीजों के लिए है। 1 कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो बहुत जरूरी है। हाँ। 2 प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, हाँ। बिल्कुल। और 3 प्रैक्टिसिंग द केस स्टडीज। केस स्टडीज भी इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम्स का। और ये सभी वीडियो लेसन्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और केस स्टडीज बहुत ही लो प्राइस पर अवेलेबल है। और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर आप भी इस कंटेंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो प्लीज लॉग इन करें हमारी वेबसाइट nstourschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर। वेबसाइट का नाम याद रखें, nstourschoolofbanking.com। ओके, तो आइए सवालों पर आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इन मार्च 2018, with which specific entities did FedI collaborate and what was the joint objective of this collaboration regarding financial benchmarks in India? मार्च 2018 में FedI ने किन स्पेसिफिक एंटिटीज के साथ कोलैबोरेट किया और इस कोलैबोरेशन का जॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या था रिगार्डिंग फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इन इंडिया? हाँ, तो इसका जवाब है FedI collaborated with FBIL, FIMDA and IBA to set benchmarks for Indian rupee interest rates and foreign exchange. FedI ने कोलैबोरेट किया FBIL, FIMDA और IBA के साथ to set benchmarks for Indian rupee interest rates and foreign exchange. और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये बेंचमार्क्स इंश्योर करते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स और करेंसी एक्सचेंज रेट्स ट्रांसपेरेंट और रिलायबल हों। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी। जी हाँ, जो पूरे फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। अंडर द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, which specific government bodies are responsible for creating the regulations and the rules respectively? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के ओवरऑल स्ट्रक्चर के तहत कौन सी स्पेसिफिक गवर्नमेंट बॉडीज रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर क्रिएटिंग द रेगुलेशंस एंड द रूल्स रिस्पेक्टिवली? आइए उत्तर देखते हैं। अंडर फीमा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेक्स रेगुलेशंस while the central government makes the rules. फीमा के तहत देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशंस बनाता है जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। तो ये एक क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स दिखाता है। RBI डे टू डे ऑपरेशंस के लिए डिटेल्ड रेगुलेशंस तय करता है। और सरकार? और जो केंद्र सरकार है वो ओवरआर्चिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क यानी रूल्स बनाती है। समझ गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अंडर फेमा एंड व्हाट स्पेसिफिक फंक्शन डू इट्स ऑफिसर्स परफॉर्म रिगार्डिंग इंडिविजुअल्स हु कॉन्ट्रवीन द एक्ट्स प्रोविजंस? फेमा के तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की प्राइमरी रोल क्या है और इसके ऑफिसर्स क्या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं रिगार्डिंग इंडिविजुअल्स जो एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन करते हैं? ये रहा उत्तर। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट enforces the provisions of FEMA and its officers perform an adjudication function to impose penalties on persons for contravening the act. हाँ, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्फोर्स करता है फेमा के प्रोविजंस को और इसके ऑफिसर्स परफॉर्म करते हैं एक एडजुडिकेशन फंक्शन। एडजुडिकेशन फंक्शन मतलब टू इम्पोज पेनल्टीज ऑन पर्सन्स फॉर कॉन्ट्रवीनिंग द एक्ट। वो जांच करके जुर्माना लगाते हैं। अच्छा, तो सीधे शब्दों में कहें तो ईडी ये देखता है कि फॉरेन एक्सचेंज लॉज का उल्लंघन न हो। बिल्कुल। और अगर कोई उल्लंघन करता है तो ईडी के अधिकारी जुर्माना लगा सकते हैं। सही। जी बिल्कुल सही।
ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चर्चा कर सकते हैं। To which higher authority can a person appeal if they are dissatisfied with an order issued by either the adjudicating authority or the special director appeals under the Foreign Exchange Management Act? किस हायर अथॉरिटी में कोई पर्सन अपील कर सकता है इफ दे आर डिससैटिस्फाइड विद एन ऑर्डर इशूड बाय आइदर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और द स्पेशल डायरेक्टर अपील्स अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट? आइए उत्तर देखते हैं। Any person aggrieved by an order made by the adjudicating authority or the special director appeals can prefer an appeal to the appellate tribunal. कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है मतलब संतुष्ट नहीं है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के ऑर्डर से, वो प्रेफर कर सकता है एक अपील। कहाँ पर? अपलेट ट्रिब्यूनल में। ये एक अहम लीगल रेमेडी है ना? ये सुनिश्चित करता है कि अगर कोई व्यक्ति निचले लेवल के फैसले से सहमत नहीं है तो उसके पास हायर अथॉरिटी में अपील करने का अवसर है। हाँ, यह जरूरी है कि अपील का रास्ता हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। What is the primary focus of Section 7 of FEMA and what essential declaration or information is every exporter legally required to furnish to the RBI or other designated authority under this section? FEMA के Section 7 का primary focus क्या है और कौन सी essential declaration या information हर exporter को legally required है to furnish to the RBI or other designated authority under this section? ये रहा उत्तर। Section 7 deals with the export of goods and services, requiring every exporter to furnish a declaration, etc., regarding the full export value to the RBI or any other authority. हाँ, तो Section 7 डील करता है with the export of goods and services। ये रिक्वायर करता है हर एक्सपोर्टर को कि वो फर्निश करे एक डिक्लेरेशन वगैरह। किस बारे में? Regarding the full export value, और ये डिक्लेरेशन RBI या किसी दूसरी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को देना होता है। अच्छा, तो इसका मकसद ये है कि एक्सपोर्ट से जो फॉरेन एक्सचेंज कमाया है वो देश के भीतर लाया जाए। बिल्कुल, ये देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए क्रिटिकल है। समझ गया? अब हम अगले प्रश्न पे चर्चा कर सकते हैं। What is the US dollar index, USDX, and what does it primarily measure in terms of the value of the US dollar relative to other currencies, making it comparable to other trade-weighted indexes? US dollar index, USDX क्या होता है और ये primarily क्या measure करता है in terms of the value of the US dollar relative to other currencies, जिससे ये comparable बनता है to other trade-weighted indexes? आइए उत्तर देखते हैं। The US dollar index, USDX, is a measure of the value of the US dollar relative to a basket of currencies of the majority of USA's most significant trading partners, similar to other trade-weighted indexes. देखिए, US dollar index, USDX, एक measure है। किस चीज़ का? Value of the US dollar का। किसके मुकाबले? Relative to a basket of currencies, ये वो currencies होती हैं जो USA के most significant trading partners की हैं। ये काफ़ी सिमिलर है दूसरे ट्रेड वेटेड इंडेक्सेस जैसा। हाँ, मतलब ये इंडेक्स एक क्विक गेज देता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में यूएस डॉलर की ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा, दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स के मुद्राओं के मुकाबले। जी ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। Provide a comprehensive definition of a depository receipt, DR, as a financial instrument, explaining its negotiability, where it is traded, and the nature of the underlying security it represents, typically from a foreign company. Provide कीजिए एक comprehensive definition of a depository receipt, DR, as a financial instrument, explain करते हुए इसकी negotiability, ये कहाँ trade होता है, और the nature of the underlying security, जिसे ये represent करता है, typically from a foreign company. ये रहा उत्तर। A depository receipt, यानी DR, is a negotiable financial instrument traded on a local stock exchange of a country, but it represents a security, usually equity, issued by a foreign publicly listed company. तो एक डिपॉजिटरी रिसीट यानी DR एक निगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। निगोशिएबल मतलब इसे खरीदा बेचा जा सकता है। और ये ट्रेड कहाँ होता है? ये ट्रेड होता है किसी देश के लोकल स्टॉक एक्सचेंज पर, बट ये रिप्रेजेंट करता है एक सिक्योरिटी को। सिक्योरिटी मतलब? यूजुअली इक्विटी मतलब शेयर, और ये सिक्योरिटी इशू कौन करता है? एक फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। अच्छा,
मतलब डीआर के जरिए निवेशक अपने देश के स्टॉक एक्सचेंज पर ही किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीद या बेच सकते हैं एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, ये निवेशकों को सुविधा देता है। तो फिर अगला सवाल यही बनता है कि ये बनते कैसे हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। Describe the general mechanism by which a depository receipt is created, specifying the foreign company's objective, the prerequisites for listing on a foreign stock exchange, and the various ways these receipts can be traded. डिस्क्राइब कीजिए जनरल मैकेनिज्म जिससे डिपॉजिटरी रिसीट क्रिएट किया जाता है, स्पेसिफाई करते हुए फॉरेन कंपनी का ऑब्जेक्टिव, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के लिए प्री रेक्विजिट्स क्या हैं और वेरियस वेज जिनसे ये रिसीट्स ट्रेड किए जा सकते हैं। Publicly traded shares or debt securities on a foreign stock exchange, meeting specific exchange requirements. They can be traded publicly or over the counter, and IPOs can also take this form. हाँ, तो एक डिपॉजिटरी रिसीट क्रिएट होता है जब कोई फॉरेन कंपनी चाहती है। क्या चाहती है? टू लिस्ट इट्स पब्लिकली ट्रेडेड शेयर्स और डेट सिक्योरिटी कहाँ पर? ऑन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। इसके लिए उसे उस एक्सचेंज की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होता है। और फिर ये ट्रेड कैसे होता है? ये ट्रेड किए जा सकते हैं पब्लिकली, मतलब एक्सचेंज पर, और ओवर द काउंटर, OTC। और हाँ, IPOs भी इस फॉर्म में हो सकते तो हैं। ये पूरी प्रोसेस फॉरेन कंपनीज को इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स तक पहुंचने में मदद करती है और वो अपना इन्वेस्टर बेस भी एक्सपैंड कर पाती हैं। बशर्ते वो एक्सचेंज के रूल्स फॉलो करें। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रॉम अ कंपनीज पर्सपेक्टिव, what are the primary reasons and strategic advantages for choosing to issue a depository receipt (DR), particularly concerning global market exposure, capital raising, and enhancing its local market standing? एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से क्या प्राइमरी रीजंस और स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस होते हैं फॉर चूजिंग टू इशू अ डिपॉजिटरी रिसीट (DR), particularly concerning global market exposure, capital raising, and enhancing its local market standing? ये रहा उत्तर। A company issues DRs to obtain greater global exposure, raise capital in the world market, increase its shares liquidity, and boost its prestige in its local market by being traded internationally. हाँ जी, तो कंपनी के नजरिए से देखें तो वो डीआर्स इशू करती है टू ऑब्टेन ग्रेटर ग्लोबल एक्सपोजर, मतलब दुनिया भर में पहचान। जी, दूसरा कैपिटल रेस करने के लिए वर्ल्ड मार्केट से, तीसरा अपने शेयर की लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए, हाँ मतलब खरीद फरोख्त आसान हो जाए। हाँ, और चौथा, अपनी प्रेस्टीज बूस्ट करने के लिए अपने लोकल मार्केट में, क्योंकि वो इंटरनेशनली ट्रेड हो रही है। तो कंपनियों के लिए डीआर जारी करना काफी फायदेमंद लगता है। ग्लोबल पहचान, पैसा जुटाना, लिक्विडिटी और प्रतिष्ठा, एक तरह से विन विन है। बिल्कुल। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन से जुड़ा है। What is meant by the integration of financial markets, and what does this process primarily aim to achieve regarding markets and asset returns? फाइनेंशियल मार्केट्स के इंटीग्रेशन से क्या मतलब है और यह प्रोसेस प्राइमरली क्या अचीव करना चाहता है रिगार्डिंग मार्केट्स एंड एसेट रिटर्न्स? आइए उत्तर देखते हैं। Integration of financial markets is a process of unifying markets and enabling convergence of risk-adjusted returns on the assets of similar maturity across the markets. देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एक प्रोसेस है किस चीज का? मार्केट्स को यूनिफाई करने का। यूनिफाई करने का, हाँ, और इनेबल करने का कन्वर्जेंस ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स किस पर? ऑन द एसेट्स ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी अक्रॉस द मार्केट्स। मतलब जब बाजार इंटीग्रेटेड होते हैं तो एक जैसे रिस्क और मैच्योरिटी वाले इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न अलग अलग मार्केट्स में लगभग समान होने लगते हैं, कन्वर्जेंस आ जाता है। इससे एफिशिएंसी बढ़ती होगी है ना? बिल्कुल, मार्केट एफिशिएंसी बढ़ती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डोमेस्टिक इंटीग्रेशन के बारे में, व्हाट डज डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंटीग्रेशन एंटेल एंड हाउ आर मार्केट इंटरेस्ट रेट्स स्ट्रक्चर्ड अंडर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन? डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंटीग्रेशन क्या एंटेल करता है और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के तहत मार्केट इंटरेस्ट रेट्स कैसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं? ये रहा उत्तर। Domestic financial integration involves horizontal linkages of various segments reflecting portfolio diversification, and under horizontal integration, market interest rates typically revolve around a basic reference rate. डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस किसके? Various segments के, जैसे स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट। और ये क्या दर्शाता है? ये रिफ्लेक्ट करता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, और अंडर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन
जो मार्केट इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो टिपिकली रिवॉल्व करते हैं अराउंड अ बेसिक रेफरेंस रेट। अच्छा, तो देश के भीतर विभिन्न वित्तीय खंड जुड़ते हैं और ब्याज दरें अक्सर एक सेंट्रल बेंचमार्क रेट से प्रभावित होती हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं, रीजनल इंटीग्रेशन पर। What causes regional financial integration and what factors might make economic integration easier to achieve at a regional level? Regional financial integration किस कारण से होता है और कौन से factors हो सकते हैं जो economic integration को easier बनाते हैं to achieve at a regional level? आइए उत्तर देखते हैं। Regional financial integration occurs due to ties between a given region and the major financial center serving that region. And economic integration might be easier due to network externalities and the tendency of market makers to concentrate in certain geographical centers. Regional financial integration occur होता है due to ties किसके बीच? एक given region और जो major financial center उस region को serve कर रहा है, उसके बीच। अच्छा, मतलब प्रमुख केंद्र का प्रभाव? हाँ, और economic integration शायद easier हो जाता है regional level पर, क्यों? Due to network externalities. Network externalities. हाँ, मतलब जब नेटवर्क बड़ा होता है तो सबको फायदा होता है और मार्केट मेकर्स की टेंडेंसी होती है कुछ खास जियोग्राफिकल सेंटर्स में कॉन्सेंट्रेट होने की। ये सब रीजनल इंटीग्रेशन को आसान बनाते हैं। भौगोलिक निकटता भी मदद करती होगी। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं, क्लियरिंग यूनियन के बारे में। How can a clearing union be generally defined in terms of its function for members' debits and credits from trade and other transactions? एक क्लियरिंग यूनियन को जनरली कैसे डिफाइन किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन फॉर मेंबर्स डेबिट्स एंड क्रेडिट्स फ्रॉम ट्रेड एंड अदर ट्रांजैक्शंस? ये रहा उत्तर। A clearing union can be defined as a multilateral payments arrangement that periodically offsets the debits and credits accumulated by each member against the other members in the process of trade and other transactions. हाँ, तो एक क्लियरिंग यूनियन को डिफाइन किया जा सकता है एज अ मल्टीलैटरल पेमेंट्स अरेंजमेंट। मल्टीलैटरल मतलब कई पक्ष शामिल होते हैं। ये अरेंजमेंट पीरियोडिकली ऑफसेट करता है। क्या ऑफसेट करता है? डेबिट्स एंड क्रेडिट्स जो हर मेंबर ने अक्यूमुलेट किए हैं अगेंस्ट द अदर मेंबर्स किस प्रोसेस में? इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेड एंड अदर ट्रांजैक्शंस। अच्छा, तो ये एक तरह का सेंट्रल लेजर है जहां सदस्य देशों के आपसी लेन-देन का निपटारा पीरियोडिकली एक साथ किया जाता है। बिल्कुल, इससे पेमेंट प्रोसेस सरल हो जाती है। हाँ, काफी एफिशिएंट लगता है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन के बेनिफिट्स पर। On what factors do the benefits of international integration depend? इंटरनेशनल इंटीग्रेशन के बेनिफिट्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं? आइए उत्तर देखते हैं। The benefits of international integration depend on the size, composition, and quality of capital flows. And global financial integration involves direct and indirect, या कहें collateral benefits. देखिए, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन के बेनिफिट्स डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर्स पर, जैसे कि साइज, कॉम्पोजिशन और क्वालिटी ऑफ कैपिटल फ्लोज। कैपिटल फ्लोज का साइज, कॉम्पोजिशन और क्वालिटी, जी, मतलब कितना पैसा आ रहा है, किस तरह का पैसा आ रहा है, जैसे एफडीआई है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और उसकी क्वालिटी कैसी है। और ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या कहें कोलैटरल बेनिफिट्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। लाभ तभी ज्यादा होते हैं जब कैपिटल फ्लो स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म हो और प्रोडक्टिव सेक्टर्स में जा रहा हो। सही है, क्वालिटी मायने रखती है। चलिए आखिरी सवाल पे चलते हैं, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ALM के बारे में। What does asset liability management ALM primarily call for in the context of a bank's balance sheet? एक बैंक के बैलेंस शीट के कॉन्टेक्स्ट में एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ALM प्राइमरीली क्या कॉल फॉर करता है? ये रहा उत्तर। ALM calls for determining the optimal size and growth rate of the balance sheet and also to price the assets and liabilities in accordance with prescribed guidelines. हाँ जी, ALM ये बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉल फॉर करता है, मतलब ये जरूरी बनाता है कि डिटरमाइन किया जाए ऑप्टिमल साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का सही आकार और विकास दर। जी, एंड ऑल्सो कि प्राइस किया जाए एसेट्स और लायबिलिटीज को इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस, निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार। बिल्कुल, ये रिस्क मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा है बैंकों के लिए। तो बैंकों के लिए ALM बहुत जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि बैंक अपनी संपत्ति और देनदारियों का सही प्रबंधन करें, उनका आकार और वृद्धि दर अनुकूलित हो और उनकी कीमत दिशा निर्देशों के अनुसार तय हो।
ये उन्हें स्टेबल रखने में मदद करता है। बिल्कुल सही। ये बैंक को अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच एक हेल्दी बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और क्विक अपडेट। हमने इस पेपर के ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स कवर करने के लिए लगभग 1400 FAQs प्रिपेयर किए हैं। 1400 FAQs? वाओ! हाँ, और ये इतने कंसाइज हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ 22 आवर्स में रिवाइज किए जा सकते हैं। 22 घंटे में पूरा रिवीजन? ये तो काफी एफिशिएंट है। बिल्कुल। और जो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो भी नहीं 1400 FAQs से लिए गए हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से सैंपल है उन FAQs का। बिल्कुल करेक्ट। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो ये FAQs आपको सिलेबस 22 घंटे में रिवाइज करने में हेल्प करेंगे, एक क्विक रैपअप जैसा। और अगर प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, नॉट अप टू मार्क, तो भी इन FAQs के थ्रू रिवीजन आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होंगे। और अगर किसी ने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की है, इवन देन तब भी इनके थ्रू मार्क्स में इंप्रूवमेंट लाने की पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ ना से कुछ बेहतर। सही बात है। और ये FAQs बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप इन FAQs का बेनिफिट लेना चाहते हैं, लॉग इन करें हमारी वेबसाइट nsthoreschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर। हाँ, वेबसाइट वही है, nsthoreschoolofbanking.com। ओके। What are contagions typically associated with, and can they only spread negative economic effects? तो कंटेजेंस टिपिकली किस चीज से एसोसिएटेड होते हैं और क्या ये केवल नेगेटिव इकोनॉमिक इफेक्ट्स ही स्प्रेड करते हैं? चलिए, let us see the answer. Contagions are typically associated with the spread of economic crises throughout a market, asset class, or geographic region. However, a similar effect can also occur with the spread of economic booms. हाँ, तो कंटेजेंस जो है वो आमतौर पर इकोनॉमिक क्राइसिस के स्प्रेड से एसोसिएटेड होते हैं। मतलब जैसे एक मार्केट, एसेट क्लास या रीजन में कोई आर्थिक संकट फैलता है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिमिलर इफेक्ट इकोनॉमिक बूम्स के फैलने से भी हो सकता है। ओह, मतलब कंटेजन सिर्फ बुरा ही नहीं, अच्छा असर भी फैला सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। पॉजिटिव सेंटिमेंट भी फैल सकता है। Now we can discuss next question. According to the Ministry of Finance notification, how is a merchant banker defined? Ministry of Finance के notification के अनुसार एक merchant banker को कैसे define किया गया है? जी, ये this is the answer. हाँ, A merchant banker is any person engaged in the business of issue management, which includes making arrangements for selling, buying or subscribing to securities, or acting as a manager, consultant or advisor for such issues. तो मर्चेंट बैंकर कोई भी पर्सन होता है जो इशू मैनेजमेंट के बिजनेस में एंगेज्ड है। Issue management. हाँ, इशू मैनेजमेंट का मतलब है सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स या डिबेंचर्स को बेचने, खरीदने या सब्सक्राइब करने के लिए अरेंजमेंट्स करना। अच्छा, और इसमें वो मैनेजर, कंसल्टेंट या एडवाइजर के तौर पर भी एक्ट करते हैं। एसेंशियली ये कंपनियों को बाजार से पैसा जुटाने में मदद करते हैं। ठीक है, ठीक है। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Following the recommendations of the 1972 Banking Commission, which Indian bank was the first to establish a merchant banking division, and what was its initial objective? 1972 की बैंकिंग कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद किस इंडियन बैंक ने सबसे पहले मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन एस्टैब्लिश किया था और उसका इनिशियल ऑब्जेक्टिव क्या था? ठीक है। Let us see the answer. The State Bank of India was the first to start a merchant banking division in 1972 with the initial goal of providing corporate advice and assistance to small and medium entrepreneurs. पहला बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब SBI. उन्होंने 1972 में अपना मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन शुरू किया। SBI ने, हाँ जी, और उनका इनिशियल गोल था छोटे और मध्यम उद्यमियों को, माने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को कॉर्पोरेट एडवाइस और असिस्टेंस प्रोवाइड करना। अच्छा, तो शुरुआत में फोकस SMEs पर था, बड़ी कंपनियों पर नहीं। सही कहा, उस समय यही उद्देश्य था। Now we can discuss next question. What are the fundamental differences between merchant banks and commercial banks in terms of their regulatory bodies and the primary type of financing they handle? Merchant banks और commercial banks के बीच regulatory bodies
और प्राइमरी टाइप ऑफ फाइनेंसिंग के टर्म्स में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या है? मतलब कौन रेगुलेट करता है और किस तरह की फंडिंग हैंडल करते हैं? This is the answer. Merchant banks are regulated by SEBI and primarily assist with equity and equity-related finance, whereas commercial banks are governed by RBI regulations and mainly deal with debt and debt-related finance. हाँ, यहाँ मुख्य अंतर रेगुलेशन और फाइनेंसिंग के फोकस में है। देखिए, मर्चेंट बैंक्स सेबी द्वारा रेगुलेट होते हैं SEBI, हाँ. और प्राइमरीली इक्विटी जैसे शेयर्स और इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस में असिस्ट करते हैं। Right. वही कमर्शियल बैंक जो हैं वो RBI रेगुलेशंस के अंडर गवर्नड होते हैं और मेनली डेट जैसे लोन्स और डेट रिलेटेड फाइनेंस से डील करते हैं। तो रेगुलेटर भी अलग और फाइनेंसिंग का टाइप भी अलग। बिल्कुल, यही फंडामेंटल डिफरेंस है। Let us go to next question. According to SEBI guidelines, when is it mandatory for a company issuing debentures? According to SEBI guidelines, when is it mandatory for a company issuing debentures to appoint a debenture trustee? And can a merchant bank that is also a lender to the company serve in this role? सेबी गाइडलाइंस के अनुसार डिबेंचर्स इशू करने वाली कंपनी के लिए कब डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी यानी अनिवार्य होता है और क्या कोई मर्चेंट बैंक जो उसी कंपनी का लेंडर भी है इस रोल में सर्व कर सकता है? अपॉइंट ए डिबेंचर ट्रस्टी फॉर ऑल पब्लिक एंड राइट्स डिबेंचर इशूज विद अ मैच्योरिटी पीरियड एक्सीडिंग 18 months. However, a bank cannot act as a trustee for a company that is also its borrower. तो देखिए, कंपनीज को सभी पब्लिक और राइट्स डिबेंचर इश्यूज के लिए जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 18 महीने से ज्यादा है, एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना मस्ट है। 18 महीने से ज्यादा मैच्योरिटी पर जी। ये ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर्स के हितों की रक्षा करते हैं। लेकिन एक अहम बात है कि एक बैंक उस कंपनी के लिए ट्रस्टी नहीं बन सकता जिसका वो बोरोवर भी है। अच्छा, मतलब अगर बैंक ने लोन दिया है तो वो ट्रस्टी नहीं बन सकता। हाँ, बिल्कुल। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। समझ गई। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। What are the distinct rules and limitations of Category 2, Category 3 and Category 4 merchant banks as defined by SEBI? SEBI ने merchant banks को categories में बांटा है, तो ये Category 2, Category 3 और Category 4 merchant banks के distinct roles और limitations क्या हैं? जी, this is the answer. Category 2 merchant bank can act as advisor, consultant, co-manager, underwriter and portfolio manager. Category 3 can be an underwriter, advisor or consultant. Category 4 can only act as advisor or consultant to an issue. जी, इनकी भूमिकाएं एक तरह से घटते क्रम में है। Category 2 merchant bank जो है वो एडवाइजर, कंसल्टेंट, को-मैनेजर, अंडरराइटर और पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में एक्ट कर सकता है। काफी सारे रोल्स हैं कैटेगरी 2 के पास। हाँ, फिर कैटेगरी 3 आता है जो सिर्फ अंडरराइटर, एडवाइजर या कंसल्टेंट हो सकता है। ठीक है जी। और कैटेगरी 4 सबसे सीमित है, वो केवल किसी इशू के लिए एडवाइजर या कंसल्टेंट के रूप में ही एक्ट कर सकता है। वैसे कैटेगरी 1 जो पूछा नहीं गया वो सब कुछ कर सकता है। अच्छा, तो ये हायरार्की है फंक्शंस की। Let us go to next question. What are the 3 main components of the pre-issue functions performed by merchant bankers? मर्चेंट बैंकर्स द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले प्री इशू फंक्शंस मतलब इशू लाने से पहले के काम के 3 मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? Let us see the answer. The pre-issue functions are divided into issue through prospectus, offer and private placement, marketing and underwriting, and the pricing of issues. हाँ, ये 3 मुख्य घटक हैं। पहला, इशू को लाने का तरीका तय करना, प्रोस्पेक्टस के जरिए, ऑफर के जरिए या प्राइवेट प्लेसमेंट से। Prospectus, offer या private placement. जी। दूसरा है मार्केटिंग और अंडरराइटिंग मतलब इशू के सब्सक्राइब न होने का रिस्क लेना। और तीसरा है इशू की प्राइसिंग तय करना। ये तीनों ही बहुत जरूरी लगते हैं। बिल्कुल, ये सभी स्टेप्स बहुत क्रूशियल होते हैं किसी भी इशू की सफलता के लिए। Now we can discuss next question. What is the minimum underwriting obligation that a lead merchant banker, category I, must accept for an issue they manage? And what alternatives are available if they cannot meet this obligation? एक लीड मर्चेंट बैंकर जो कैटेगरी आई का होता है उसे अपने मैनेज किए गए इशू के लिए मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन कितना एक्सेप्ट करना होता है और अगर वो इसे मीट नहीं कर सकता तो क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं?
This is the answer. The lead merchant banker must accept a minimum underwriting obligation of 5% of the total commitment or 25 lakh rupees, whichever is less. If unable, they must arrange for another merchant banker to cover it and inform SEBI. लीड मर्चेंट बैंकर को टोटल अंडरराइटिंग कमिटमेंट का कम से कम 5% या 25 लाख रुपए जो भी कम हो एक्सेप्ट करना मस्ट है। 5% या 25 लाख, whichever is less. जी हाँ, ये एक तरह की गारंटी है। अगर वे खुद ये ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर सकते तो उन्हें किसी दूसरे मर्चेंट बैंकर से इसे कवर करवाने का अरेंजमेंट करना होगा और सेबी को इसकी जानकारी देनी होगी। अच्छा, तो बैकअप प्लान भी रखना पड़ता है। हाँ, ये रेगुलेशन का हिस्सा है। Ooh. Let us go to next question. What are some of the key policy requirements mandated by SEBI for merchant banks concerning financial reporting and handling of sensitive client information? SEBI द्वारा merchant banks के लिए financial reporting और sensitive client information की handling को लेकर कौन सी key policy requirements अनिवार्य किए गए हैं? बिल्कुल। Let us see the answer. Merchant banks must maintain financial records like balance sheets, submit half-yearly unaudited results to SEBI, and are prohibited from trading securities based on their clients' unpublished price-sensitive information. जी, कुछ प्रमुख रिक्वायरमेंट्स हैं। मर्चेंट बैंक्स को बैलेंस शीट्स जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। ठीक है? उन्हें हर 6 महीने में अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स सेबी को सबमिट करने होते हैं। Half-yearly. हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें अपने क्लाइंट्स के अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करने से प्रोहिबिट किया गया है। मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक? बिल्कुल, ये मार्केट इंटेग्रिटी के लिए बहुत जरूरी है। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ। अब डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार, किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डेरिवेटिव क्लासिफाई करने के लिए कौन सी 3 डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? This is the answer. A derivative's value changes with an underlying variable. It requires little to no initial net investment and it is settled at a future date. हाँ, 3 डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, डेरिवेटिव की वैल्यू किसी अंडरलाइंग वेरिएबल के साथ चेंज होती है, जैसे स्टॉक प्राइस, कमोडिटी प्राइस या इंटरेस्ट रेट। Underlying variable. ठीक है। दूसरा, इसे खरीदने के लिए इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम या शून्य चाहिए होता है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। लिटिल टू नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जी। और तीसरा, इसका सेटलमेंट यानी लेन-देन का निपटारा फ्यूचर की किसी डेट पर होता है। फ्यूचर सेटलमेंट। तो ये तीनों शर्तें जरूरी हैं। हाँ, ये तीनों मिलकर किसी इंस्ट्रूमेंट को डेरिवेटिव बनाती हैं। Let us go to next question. What significant legislative action marked the initial step toward introducing financial derivatives trading in India? And what specific prohibition did this action remove from the securities market? इंडिया में फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस करने की दिशा में पहला सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव एक्शन कौन सा था? और इस एक्शन ने सिक्योरिटीज मार्केट से कौन सा स्पेसिफिक प्रोहिबिशन हटाया? Let us see the answer. It was the promulgation of the Securities Laws Amendment Ordinance in 1995, which provided for the withdrawal of the prohibition on options in securities. यह था 1995 में सिक्योरिटीज लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस का लागू होना। 1995 ऑर्डिनेंस। जी, इस ऑर्डिनेंस ने सिक्योरिटीज में ऑप्शंस पर जो प्रोहिबिशन लगा हुआ था उसको हटाने का प्रावधान किया। अच्छा, ऑप्शंस पर से बैन हटाया गया। हाँ, ये इंडिया में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के दरवाजे खोलने वाला पहला बड़ा कदम था। Now we can discuss next question. Can you outline the timeline for the introduction of different derivative products on Indian stock exchanges? Indian stock exchanges पर different derivative products के introduction की timeline क्या रही? मतलब कब क्या शुरू हुआ? This is the answer. Trading in BSE Sensex options began on June 4, 2001. Options on individual securities started in July 2001 and futures contracts on individual stocks were launched in November 2001. हाँ, टाइमलाइन इस प्रकार है। बीएसई सेंसेक्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग 4 जून 2001 को शुरू हुई। जून 2001 सेंसेक्स ऑप्शंस। जी। फिर इंडिविजुअल सिक्योरिटीज पर ऑप्शंस ट्रेडिंग जुलाई 2001 में शुरू हुई। जुलाई 2001 स्टॉक ऑप्शंस और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स नवंबर 2001 में लॉन्च किए गए। नवंबर 2001 स्टॉक फ्यूचर्स,
तो 2001 काफी अहम साल था डेरिवेटिव्स के लिए। बिल्कुल 2001 डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए काफी एक्शन पैक्ड साल था भारत में। Let us go to next question. What makes over-the-counter यानी OTC derivative contracts different from their exchange-traded counterparts, leading to more complex risk management? And can you give an example of a common OTC derivative? Over-the-counter यानी OTC derivative contracts जो सीधे दो पार्टीज के बीच होते हैं, वो exchange-traded derivative से कैसे different है? और इस difference से risk management क्यों complex हो जाता है? कोई कॉमन OTC डेरिवेटिव का एग्जाम्पल भी दें। Let us see the answer. OTC derivative contracts are not standardized, which complicates risk management activities. A good example is the forward foreign exchange contract. हाँ, मुख्य अंतर है स्टैंडर्डाइजेशन का। OTC डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होते, वो दो पार्टीज के स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से टेलर मेड होते हैं। Customized होते हैं मतलब। जी हाँ, और इसी नॉन स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज जैसे काउंटर पार्टी रिस्क का असेसमेंट कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। अच्छा, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। सही। एक कॉमन एग्जाम्पल है फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, जो अक्सर एक बैंक और एक कंपनी के बीच कस्टमाइज किया जाता है। Forward contract, हाँ. Now we can discuss next question. What financial objective drives speculators to engage with futures and options contracts? Speculators मतलब सट्टेबाज। फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में क्यों एंगेज होते हैं? उनका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दिस इज द आंसर. Speculators use derivatives to get extra leverage when betting on future price movements, which can increase both potential gains and potential losses. स्पेक्यूलेटर्स डेरिवेटिव्स का यूज मुख्य रूप से एक्स्ट्रा लेवरेज पाने के लिए करते हैं जब वे फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स पर बेट लगा रहे होते हैं। लेवरेज के लिए? हाँ, लेवरेज का मतलब है कि वो कम कैपिटल लगाकर बड़ी वैल्यू की पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि पोटेंशियल गेन्स तो बढ़ते ही हैं, साथ ही पोटेंशियल लॉसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। तो ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये एक हाई रिस्क स्ट्रेटजी है। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। What fundamental function do derivatives serve as a risk management tool? And how do they facilitate the movement of risk between different types of market participants? जी, स्पेकुलेशन के अलावा डेरिवेटिव्स का फंडामेंटल फंक्शन है रिस्क मैनेजमेंट टूल के रूप में, और वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स जैसे हेजर्स और स्पेकुलेटर्स के बीच रिस्क के मूवमेंट को कैसे फैसिलिटेट करते हैं। जी, let us see the answer. जी। Derivatives are used for transferring risk from one party to another, effectively moving it from those with a low risk appetite to those with a higher one. डेरिवेटिव्स का फंडामेंटल फंक्शन है रिस्क ट्रांसफर करना, मतलब जोखिम को एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक पहुंचाना। जी। रिस्क ट्रांसफर। जी, ये इफेक्टिवली रिस्क को उनसे मूव करते हैं जिनकी रिस्क एपेटाइट लो होती है, जैसे कोई कंपनी जो प्राइस फ्लक्चुएशन से बचना चाहती है, यानी हेजर्स। हाँ, हेजर्स उन तक जिनकी रिस्क एपेटाइट हाई होती है, जैसे स्पेकुलेटर्स जो रिस्क लेने को तैयार हैं। तो ये रिस्क को बांटने का एक तरीका है। ठीक है। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। What is a forward foreign exchange contract and how is the exchange rate for this type of transaction determined for settlement at an agreed upon future date? Forward foreign exchange contract क्या होता है और इस टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए फ्यूचर में होने वाले सेटलमेंट के लिए एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन किया जाता है? This is the answer. It is a contract for a transaction executed today at an agreed rate but settled in the future. The forward rate is calculated using the spot rate and interest rates over time. हाँ, फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ट्रांजैक्शन आज एग्जीक्यूट होता है एक एग्रीड एक्सचेंज रेट पर, लेकिन करेंसी का एक्चुअल एक्सचेंज यानी सेटलमेंट भविष्य के किसी तय तारीख पर होता है। अग्रीमेंट आज, सेटलमेंट बाद में। जी, और फ्यूचर सेटलमेंट के लिए जो फॉरवर्ड रेट होता है उसे आज के स्पॉट रेट यानी करंट मार्केट रेट और दोनों करेंसीज के बीच इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस को यूज करके कैलकुलेट किया जाता है। स्पॉट रेट और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से? हाँ, ये बिजनेसेस को फ्यूचर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस के रिस्क से बचाता है, उन्हें एक निश्चित रेट देता है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात शेयर करना चाहेंगे। पिछले 30 से ज्यादा सालों से हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स को सर्व किया है। हाँ, उनके JIB, CIIB,
प्रमोशन एग्जाम्स पास करने में मदद की है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग लेटेस्ट बेस्ट क्वालिटी एंड एग्जाम फोकस्ड वीडियो लेसन्स एंड पीडीएफ कंटेंट। ये कंटेंट 3 चीजों के लिए है। 1 कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो बहुत जरूरी है। हाँ। 2 प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, हाँ। बिल्कुल। और 3 प्रैक्टिसिंग द केस स्टडीज। केस स्टडीज भी इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम्स का। और ये सभी वीडियो लेसन्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और केस स्टडीज बहुत ही लो प्राइस पर अवेलेबल है। और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर आप भी इस कंटेंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो प्लीज लॉग इन करें हमारी वेबसाइट nstourschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर। वेबसाइट का नाम याद रखें, nstourschoolofbanking.com। ओके, Can discuss next question. What is a futures contract and how is it structured in terms of parties, pricing and trading platform? तो अब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ये क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पार्टीज, प्राइसिंग, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इन सब के टर्म्स में। let us see the answer. A futures contract is a standardized legal agreement to buy or sell an asset at a predetermined price and future time between parties not known to each other, with the asset usually being a commodity or financial instrument. These are traded through exchange. देखिए, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्डाइज्ड लीगल अग्रीमेंट है एसेट बाय या सेल करने का एक प्री डिटर्मिन्ड प्राइस और फ्यूचर टाइम पर। Standardized. हाँ, पार्टीज जनरली एक दूसरे को नहीं जानती। एसेट यूजुअली कमोडिटी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है और ये एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं। Right. या standardized important है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, साइज, क्वालिटी, डिलीवरी सब फिक्स्ड हैं। इससे एक्सचेंज ट्रेडिंग इजी और लिक्विड होती है। इंटरेस्टिंग। हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, इसी से जुड़ा अगला सवाल, लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एन इंडिविजुअल buys a US dollar FX future on the National Stock Exchange at a specific rate, what exactly are they agreeing to do and what is their responsibility if the contract is held until expiration? तो अगर कोई इंडिविजुअल मान लीजिए NSE पर एक स्पेसिफिक FX फ्यूचर बाय करता है तो वो एग्जैक्टली क्या करने को अग्री कर रहा है और अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी तक होल्ड किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? This is the answer. The buyer agrees to purchase USD 1000 at the specified rate. If the contract expires, they are responsible for buying 1000 USD at that rate per dollar. Simple है। Buyer agree कर रहा है कि वो USD 1000 खरीदेगा specified rate पर। ओके। अगर contract expire हो गया तो उसकी responsibility है कि वो 1000 USD उसी रेट पर खरीदे। इसमें देखिए प्रॉफिट पोटेंशियल है अगर रेट बढ़ जाए, पर लॉस रिस्क भी उतना ही है अगर रेट कॉन्ट्रैक्ट रेट से नीचे चला गया एक्सपायरी पर। राइट। तो ऑब्लिगेशन है एक्सपायरी पर। ठीक है, अब थोड़ा अलग इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ कॉर्पोरेट एंटिटी बाइज अ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट यानी FRA बाय करती है तो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर उनका क्या कमिटमेंट होता है और इससे वो किस तरह का रिस्क हेज कर रहे होते हैं? Let us see the answer. By buying an FRA, a corporate undertakes to pay a fixed rate and receive a floating rate, which hedges against a rise in interest rates. तो FRA बाय करने का मतलब है कॉर्पोरेट कमिट करता है कि वो एक फिक्स रेट पे करेगा और रिसीव करेगा एक फ्लोटिंग रेट। अच्छा। फिक्स देना, फ्लोटिंग लेना। हाँ, और ये हेज करता है अगेंस्ट अ राइज इन इंटरेस्ट रेट्स। मतलब अगर फ्यूचर में रेट्स बढ़ते हैं तो उससे प्रोटेक्शन मिलती है। बेसिकली अगर उनका कोई फ्लोटिंग रेट लोन है तो वो अपनी फ्यूचर इंटरेस्ट कॉस्ट को इफेक्टिवली फिक्स कर सकते हैं इससे। गॉट इट। इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी मैनेज करने के लिए। अच्छा, अब ऑप्शंस की बात करते हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the fundamental right granted to the buyer of an option contract and how does this right distinguish an option from other derivative instruments like futures or forward contracts? Option contract के buyer को क्या fundamental right मिलता है और ये right options को futures या forward से कैसे different बनाता है? This is the answer. An option gives the buyer the right, but not the obligation, to buy or sell an underlying asset at a specific price, unlike futures where both parties are obligated to complete the transaction. देखिए, ऑप्शन बायर को मिलता है राइट,
अधिकार बट नॉट द ऑब्लिगेशन, कोई बाध्यता नहीं। हाँ ये की है हाँ कि वो अंडरलाइंग एसेट को एक स्पेसिफिक प्राइस, जिसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, पर बाय या सेल कर सके। फ्यूचर्स में दोनों पार्टीज ऑब्लिगेटेड होती हैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, ऑप्शंस में ये फ्लेक्सिबिलिटी है, यही राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन फीचर ऑप्शन को यूनिक बनाता है, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बायर को प्रीमियम देना पड़ता है। करेक्ट, प्रीमियम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, ऑप्शंस में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट राइट डज अ कॉल ऑप्शन कन्फर अपॉन इट्स बायर एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ पुट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ द एक्शन द बायर इज एंटाइटल्ड टू टेक? तो एक कॉल ऑप्शन बायर को क्या राइट देता है और ये पुट ऑप्शन से कैसे डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ एक्शन? Let us see the answer. A call option gives the buyer the right to buy the underlying asset at the strike price, while a put option gives the buyer the right to sell the underlying asset at the strike price. बिल्कुल straightforward है. Call option buyer को right देता है underlying asset को strike price पर buy करने का. बाय करने का राइट। हाँ, जबकि put option buyer को right देता है अंडरलाइंग एसेट को स्ट्राइक प्राइस पर सेल करने का। सेल करने का राइट। राइट? जनरली इन्वेस्टर्स कॉल्स तब यूज करते हैं जब वो बुलिश होते हैं, मतलब प्राइस बढ़ने की उम्मीद में, और पुट्स तब जब बेरिश होते हैं, प्राइस गिरने की उम्मीद में। क्लियर? कॉल बुलिश के लिए, पुट बेरिश के लिए। अच्छा, पुट ऑप्शंस पर ही रहते हैं, एक मिनट। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट फंडामेंटल राइट डज अ पुट ऑप्शन ग्रांट टू इट्स होल्डर यानी बायर, एंड व्हाट कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी is placed upon the seller of the put option if the buyer chooses to exercise this right? तो put option holder यानी buyer को क्या fundamental right मिला, और अगर buyer वो right exercise करता है तो put option के seller पर corresponding duty क्या आती है? This is the answer. A put option gives the buyer the right to sell a specified quantity of the underlying asset at the strike price, while the seller has the obligation to buy the asset if the option is exercised. जैसा हमने कहा, put option buyer को right देता है सेल करने का specified quantity at strike price. हाँ, और इसकी opposite seller की obligation, ड्यूटी बन जाती है कि वो उस एसेट को बाय करे उसी स्ट्राइक प्राइस पर, अगर बायर ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो। सेलर के लिए इसमें काफी रिस्क हो सकता है, स्पेशली अगर मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से बहुत नीचे गिर जाए। वो प्रीमियम तो रखता है पर लॉस पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है। राइट, सेलर की ऑब्लिगेशन इज इंपॉर्टेंट टू नोट। ओके, अब स्वॉप्स पर आते हैं। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज एन इंटरेस्ट रेट स्वॉप IRS function, and what are the most common types of interest payment exchanges that occur in these agreements? Interest rate swap IRS कैसे फंक्शन करता है और इसमें मोस्ट कॉमन टाइप के इंटरेस्ट पेमेंट एक्सचेंजेस क्या होते हैं? Let us see the answer. An IRS is an agreement where one stream of future interest payments is exchanged for another based on a specified principal amount, usually involving the exchange of a fixed rate for a floating rate, or vice versa. तो IRS बेसिकली एक अग्रीमेंट है। इसमें एक स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट्स एक्सचेंज होता है दूसरे स्ट्रीम से बेस्ड ऑन अ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल अमाउंट। Okay, payments का exchange. हाँ, यूजुअली इसमें एक्सचेंज होता है फिक्स्ड रेट फॉर अ फ्लोटिंग रेट या वाइस वर्सा, मतलब एक पार्टी फिक्स्ड देगी, दूसरी फ्लोटिंग, या इसका उल्टा। हाँ, कंपनीज अक्सर इसे यूज करती हैं अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए, जैसे फ्लोटिंग रेट डेट को इफेक्टिवली फिक्स्ड रेट में कन्वर्ट करने के लिए। गॉट इट, रिस्क मैनेजमेंट टूल है ये। अच्छा, अब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप्स, लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इनिशिएट अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप CDS, what action must an investor or lender take? And what is the typical payment structure for maintaining this type of contract? Credit default swap CDS initiate करने के लिए investor या lender को क्या करना होता है और इसे maintain करने का typical payment structure क्या है? This is the answer. The investor buys a CDS from a seller who agrees to provide reimbursement in case of default. Most CDS contracts are maintained through ongoing premium payments, similar to insurance or credit guarantee cover provided by CGTMSE for MSE loans. CDS initiate करने के लिए investor जिसे protection चाहिए, वो seller से CDS buy करता है। Buy करता है। हाँ, seller agree करता है कि अगर underlying loan या bond default हुआ, तो वो बायर को रियम्बर्स करेगा। इसके बदले में बायर को ऑनगोइंग प्रीमियम पेमेंट्स करने होते हैं, तो ये बिल्कुल इंश्योरेंस जैसा है।
अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह। हाँ, या जैसे CGT MSE कवर देता है MSE लोन्स पर। इसेंशली आप डिफॉल्ट रिस्क अगेंस्ट इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। मेक सेंस। इंश्योरेंस एनालॉजी हेल्प्स। ओके, सीडीएस पर ही एक और सवाल। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। Which specific types of debt instruments are eligible to be used as a reference or deliverable obligation in a credit default swap contract under RBI guidelines? RBI guidelines के अकॉर्डिंग कौन से specific debt instruments eligible हैं CDS contract के लिए, मतलब reference या deliverable obligation के तौर पर? Let us see the answer. Eligible instruments include commercial papers, certificates of deposit, non-convertible debentures up to 1 year, rated corporate bonds, listed and unlisted, and certain unrated bonds from infrastructure SPVs. तो RBI ने एक लिस्ट दी है। Eligible instruments में आते हैं commercial papers, CPs, certificates of deposits, CDs, Okay. non-convertible debentures, NCDs, up to 1 year वाले, rated corporate bonds, listed हो या unlisted, और कुछ अनरेटेड बॉन्ड्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर SPVs के। तो काफी वाइड रेंज है। हाँ, काफी डाइवर्स लिस्ट है। ओके, अब स्टैंडर्डाइजेशन फ्रेमवर्क की बात करते हैं। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the precursor to the ISDA Master Agreement, and what foundational elements did this earlier code introduce to standardize derivative transactions? ISDA मास्टर अग्रीमेंट से पहले क्या था? प्रिकर्सर क्या था और उस अर्लियर कोड ने डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या फाउंडेशनल एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे? This is the answer. The ISDA Master Agreement evolved from the SWAPS Code, introduced by ISDA in 1985, which consisted of standard definitions, representations, and warranties, events of default and remedies. अच्छा, SWAPS Code था। हाँ, इसे ISDA ने 1985 में इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, इसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशंस थे, रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज थे, इवेंट्स ऑफ डिफॉल्ट डिफाइन किए गए थे, और रेमेडीज भी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा कब और टूटने पर होगा क्या। राइट। ये स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था OTC डेरिवेटिव्स मार्केट की ग्रोथ के लिए। इसने लीगल क्लैरिटी दी। बिल्कुल, स्टैंडर्डाइजेशन इंपॉर्टेंट थीम है एफिशिएंट मार्केट्स के लिए। ओके, अब टॉपिक बदलते हैं, फैक्टरिंग पर आते हैं। Or now we can discuss next question. In a financial arrangement called factoring, what additional responsibilities the factor undertakes other than providing finance? Factoring में finance देने के अलावा factor यानी जो कंपनी ये सर्विस दे रही है वो और क्या additional responsibilities लेती है? Let us see the answer. A factor is responsible for credit control, sales ledger administration, and collection activities. हाँ, फाइनेंस के अलावा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है क्रेडिट कंट्रोल के लिए। Credit control. हाँ, मतलब कस्टमर को क्रेडिट देना कितना सेफ है, सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन यानी अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेज करना, और कलेक्शन एक्टिविटीज मतलब कस्टमर्स से पैसा कलेक्ट करना। अच्छा, तो ये सिर्फ फंडिंग नहीं है, ये पूरी रिसीवेबल्स मैनेजमेंट सर्विस है। बिजनेसेस के लिए काफी यूजफुल है जिनके पास इंटरनल एक्सपर्टीज या रिसोर्सेज नहीं है। गॉट इट। फिनेंसिंग से कहीं ज्यादा है ये। अच्छा, इंडिया में फैक्टरिंग से जुड़ा सवाल। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of factoring arrangements is permitted in India out of with recourse and without recourse factoring? इंडिया में with recourse और without recourse factoring में से कौन सा टाइप permitted है? This is the answer. In India, without recourse factoring is not permitted. Factoring can only be with recourse. इंडिया में विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग परमिटेड नहीं है, यहाँ सिर्फ विद रिकोर्स फैक्टरिंग ही हो सकती है। सिर्फ विद रिकोर्स। हाँ, इसका मतलब है कि अगर एंड कस्टमर डिफॉल्ट करता है पेमेंट में, तो क्रेडिट लॉस का रिस्क फैक्टर पर नहीं जाता। अच्छा, वो रिस्क वापस सेलर पर आ जाता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन बिजनेसेस के लिए। तो इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा और साफ करेंगे। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। What is meant by with recourse and without recourse factoring services? With recourse और without recourse factoring के exactly क्या मतलब है? Let us see the answer. Recourse factoring is one where the seller must repay the factor if the buyer defaults. Non-recourse factoring is where the factor bears the risk of bad debts. हाँ, बिल्कुल। With recourse factoring में अगर end buyer default करता है तो seller को factor को पैसा repay करना पड़ता है। सेलर को। हाँ, बैड डेट का रिस्क सेलर पर रहता है। विदाउट रिकोर्स में फैक्टर बैड डेट का रिस्क बेयर करता है कुछ कंडीशंस के साथ। मतलब रिस्क फैक्टर पर ट्रांसफर हो जाता है। मेन डिफरेंस रिस्क एलोकेशन का है। अंडरस्टूड। रिस्क एलोकेशन। अच्छा,
अब बेनिफिट्स की बात करते हैं. Let us go to next question. What are the key operational benefits for the management of the client-seller firm in a factoring arrangement? फैक्टरिंग अरेंजमेंट से क्लाइंट फर्म यानी सेलर की मैनेजमेंट को की ऑपरेशनल बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? This is the answer. The seller's management can concentrate on production and sales, as they no longer need to handle unremunerative work like credit control and sales accounting. सबसे बड़ा ऑपरेशनल बेनिफिट ये है कि सेलर की मैनेजमेंट अपने कोर बिजनेस एक्टिविटीज पर कॉन्सेंट्रेट कर सकती है, जैसे प्रोडक्शन और सेल्स. फोकस बढ़ जाता है. हाँ. उन्हें क्रेडिट कंट्रोल, सेल्स अकाउंटिंग, कलेक्शंस जैसे नॉन कोर, समटाइम्स अनरिम्यूनरेटिव वर्क में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता. वो काम फैक्टर देख लेता है. इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक चीजों पर फोकस कर पाती है. मेक सेंस. एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन आउटसोर्स हो जाता है. अच्छा, आखिरी सवाल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है. नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. What kind of management information system यानी MIS reports are typically provided by the factor to the client यानी seller? Factor generally client को किस तरह की management information system यानी MIS reports provide करता है? Let us see the answer. The factor provides MIS reports such as debtors aging analysis, weekly statement of accounts, sales analysis, and a statement of outstanding invoices. Factors client को काफी valuable MIS reports देते हैं. टिपिकली इनमें शामिल होते हैं डेटर्स एजिंग एनालिसिस. एजिंग एनालिसिस. हाँ, मतलब कौन सा डेटर कितना ओवरड्यू है. वीकली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट का स्टेटस बताता है. सेल्स एनालिसिस, सेल्स ट्रेंड्स दिखाता है. अच्छा, और स्टेटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस. कौन से इनवॉइसेस पेंडिंग है? ये रिपोर्ट सेलर को उनके कैश फ्लो और रिसीवेबल्स की हेल्थ मॉनिटर करने में हेल्प करती हैं. हाँ, डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल होंगी. एग्जैक्टली. इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद मिलती है. फ्रेंड्स, एक और क्विक अपडेट. हमने इस पेपर के ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स कवर करने के लिए लगभग 1400 FAQs प्रिपेयर किए हैं. 1400 FAQs? वाओ. हाँ, और ये इतने कंसाइज हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ 22 आवर्स में रिवाइज किए जा सकते हैं. 22 घंटे में पूरा रिवीजन? ये तो काफी एफिशिएंट है. बिल्कुल. और जो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो भी नहीं 1400 FAQs से लिए गए हैं. अच्छा, तो ये एक तरह से सैंपल है उन FAQs का. बिल्कुल करेक्ट. अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो ये FAQs आपको सिलेबस 22 घंटे में रिवाइज करने में हेल्प करेंगे. एक क्विक रैपअप जैसा. और अगर प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, नॉट अप टू मार्क, तो भी इन FAQs के थ्रू रिवीजन आपका स्कोर इंप्रूव करेगा. कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होंगे. और अगर किसी ने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की है, इवन देन तब भी इनके थ्रू मार्क्स में इंप्रूवमेंट लाने की पॉसिबिलिटीज हैं. कुछ ना से कुछ बेहतर. सही बात है. और ये FAQs बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर अवेलेबल हैं. तो अगर आप इन FAQs का बेनिफिट लेना चाहते हैं, लॉग इन करें हमारी वेबसाइट nsthoreschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर. हाँ, वेबसाइट वही है, nsthoreschoolofbanking.com. ओके. Let us go to next question. In a single factor system for international factoring, what specific circumstance does the import factor become involved in the transaction? International factoring के single factor system में वो कौन सी specific circumstance है जिसमें import factor transaction में involve होता है? Let us see the answer. In a single factor system, the import factor only gets involved if the buyer defaults on the payment. The single factor system में import factor केवल तभी involved होता है जब buyer, पेमेंट में डिफॉल्ट करता है. अच्छा. तो नॉर्मली नहीं होता. नहीं, नॉर्मली नहीं. इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट फैक्टर का रोल एक तरह की सेफ्टी नेट जैसा है. नॉर्मली एक्सपोर्ट फैक्टर ही सब हैंडल करता है. लेकिन अगर बायर से पेमेंट रिकवरी में प्रॉब्लम आए, हाँ, तब इंपोर्ट फैक्टर पिक्चर में आता है. एसेंशियली क्रेडिट रिस्क प्रोटेक्शन के लिए. ओके, समझ गई. नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ फीस चार्ज्ड बाय अ फैक्टर एंड व्हाट डज ईच फी कवर? फैक्टर द्वारा चार्ज की जाने वाली 2 मेन टाइप्स की फीस कौन सी हैं और हर फी क्या कवर करती है? This is the answer. Fees include a finance charge on prepayment and a service fee 0.1% to 0.3% of invoice value covering collection, ledger management and MIS reports. तो फीस में बेसिकली 2 चीजें शामिल हैं.
एक फाइनेंस चार्ज हम्म, जो प्रीपेमेंट यानी एडवांस फंडिंग पर लगता है, है ना? हाँ, बिल्कुल। और दूसरा है सर्विस फी हम्म, जो इनवॉइस वैल्यू का 0.1% से 0.3% तक होता है। ठीक है। और ये सर्विस फी जो है वो कलेक्शन, लेजर मैनेजमेंट और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब MIS रिपोर्ट्स जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को कवर करती है। सही। एसेंशियली फाइनेंस चार्ज तो हुआ फंड्स प्रोवाइड करने का कॉस्ट, हाँ, और सर्विस फी हो गई वो ऑपरेशनल वर्क और रिस्क मैनेजमेंट का चार्ज, एग्जैक्टली। एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन संभालने का। Let us go to next question. Forfeiting using exporters are protected from several financial risks that can arise during the credit period. What specific risks are passed on to the forfeitor in this type of transaction? फॉरफेटिंग यूज करने वाले एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट पीरियड के दौरान उत्पन्न होने वाले कई फाइनेंशियल रिस्क से प्रोटेक्शन मिलती है। तो इस टाइप के ट्रांजैक्शन में कौन से स्पेसिफिक रिस्क्स फॉरफेटर को पास ऑन हो जाते हैं? Let us see the answer. The exporter is fully protected against unfavorable movements in interest and or currency rates, as the entire risk is transferred to the forfeitor. देखिए, एक्सपोर्टर को इंटरेस्ट रेट्स या करेंसी रेट्स में जो अनफेवरेबल मूवमेंट्स होते हैं, हाँ, उतार चढ़ाव। हाँ, उतार चढ़ाव, उनसे पूरी तरह प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि ये सारा रिस्क मतलब एंटायर रिस्क फॉरफेटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्टर्स के लिए। बिल्कुल, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेड में जहां लंबे क्रेडिट पीरियड्स होते हैं और एक्सचेंज रेट या इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी को सीरियसली इम्पैक्ट कर सकती है। सही बात है। तो फॉरफेटिंग से ये अनसर्टनिटीज एलिमिनेट हो जाती हैं। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। Forfeiters charge a fee for their commitment to execute a transaction at a fixed rate within a specified time. What is this fee called and what is the typical range for this charge? फॉरफेटर्स एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर फिक्स्ड रेट पर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने की कमिटमेंट के लिए एक फ़ी चार्ज करते हैं। इस फ़ी को क्या कहा जाता है और इस चार्ज का टिपिकल रेंज क्या है? दिस इज द आंसर। दिस इज कॉल्ड अ कमिटमेंट फ़ी विच रेंजेस बिटवीन 0.5% and 1.5% per annum of the unutilized amount to be forfeited. इसे कमिटमेंट फी कहा जाता है। और ये फॉरफेट किए जाने वाले अनयूटिलाइज्ड अमाउंट पर 0.5% से 1.5% पर एनम के बीच रेंज करती है। ओके, कमिटमेंट फी। हाँ, बेसिकली फॉरफेटर जो एक्सपोर्टर के लिए फंड्स रिजर्व रखता है ना, और एक फिक्स्ड रेट गारंटी करता है उस कमिटमेंट पीरियड के दौरान, ये उसका चार्ज है। अच्छा, अगर एक्सपोर्टर डील को फाइनलाइज करने में डिले करता है तो फॉरफेटर के फंड्स तो ब्लॉक रहते हैं, तो ये फी उसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और रिस्क को कॉम्पेंसेट करती है एक तरह से। गॉट इट, मेक सेंस। Structure. What is the fundamental difference between the two regarding the recourse aspect of the financing? Factoring और forfeiting अपनी typical risk structure में differ करते हैं, तो financing के recourse aspect के संबंध में दोनों के बीच fundamental difference क्या है? Let us see the answer. Factoring can be with recourse or without recourse, whereas forfeiting is generally without recourse. हाँ, तो factoring जो है वो with recourse भी हो सकता है। मतलब बायर के डिफॉल्ट पर सेलर की जिम्मेदारी। Exactly. या फिर विदाउट recourse भी हो सकता है, जहां सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है। जबकि forfeiting वो जनरली विदाउट recourse ही होता है। अच्छा, हमेशा। मोस्टली हाँ। विदाउट रिकोर्स का मतलब है कि पेमेंट डिफॉल्ट का रिस्क पूरी तरह फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन यानी फैक्टर या फॉरफिटर बेयर करता है, एक्सपोर्टर नहीं। और फॉरफिटिंग में ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो एक्सपोर्टर को कंप्लीट क्रेडिट रिस्क प्रोटेक्शन देती है। फैक्टरिंग में ये ऑप्शनल हो सकता है। क्लियर है। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रीड्स प्लेटफॉर्म? ट्रीड्स प्लेटफॉर्म का फंक्शन क्या है? This is the answer. The Treats platform brings participants together to facilitate the uploading, accepting, discounting, trading, and settlement of the invoices and bills of MSMEs. देखिए, Treats platform जो है वो essentially सारे participants को एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर लाता है। पार्टिसिपेंट्स मतलब जैसे कौन? हाँ, जैसे MSME sellers हो गए, कॉर्पोरेट बायर्स हैं, फाइनेंसियर्स हैं, इन सबको। ओके। और ये प्लेटफॉर्म माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब MSMEs के ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं, इनवॉइसेस और बिल्स, उनको इजीली फाइनेंस करने के लिए बनाया गया है। अच्छा, मतलब ये MSMEs के लिए वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव करने का एक मैकेनिज्म है। वो बायर्स से अप्रूव्ड इनवॉइसेस को फाइनेंसर्स से
डिस्काउंट कराकर क्विक फंड्स एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली उनके रिसीवेबल्स जल्दी कैश बन जाते हैं। Exactly. Let us go to next question. What is the typical form of venture capital investment and what role do venture capitalists play beyond just providing finance? Venture capital investment का typical form क्या होता है और venture capitalists सिर्फ finance provide करने के अलावा क्या role play करते हैं? Let us see the answer. Venture capital is usually provided as equity in addition to conditional and conventional loans, and venture capitalists also bear the risk of the enterprise. Venture capital usually equity के रूप में provide किया जाता है। मतलब VC firm कंपनी में ownership stake लेती है। अच्छा, हिस्सेदारी। हाँ, हिस्सेदारी। इसके अलावा कंडीशनल और कन्वेंशनल लोन्स भी दिए जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंटली, वेंचर कैपिटलिस्ट सिर्फ पैसा नहीं लगाते, वो एंटरप्राइज का रिस्क भी शेयर करते हैं और अक्सर स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, मेंटरशिप, नेटवर्किंग सपोर्ट ये सब प्रोवाइड करते हैं जो स्टार्टअप की सक्सेस के लिए काफी क्रूशल होता है। तो मतलब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहती है। एब्सोल्युटली, एक्टिव पार्टनर्स होते हैं वो। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी IFCI देश में वेंचर कैपिटल एस्टैब्लिश करने में पायनियर था। उसने जो पहला वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया उसका नाम क्या था और उसका मेन गोल क्या था? This is the answer. ओके, The first fund launched by IFCI in 1975 was the Risk Capital Foundation, RCF, which aimed to supplement promoters' equity to encourage new industries. IFCI द्वारा 1975 में लॉन्च किया गया पहला फंड था रिस्क कैपिटल फाउंडेशन या RCF। RCF, ओके। हाँ, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स और टेक्नोक्रेट्स को सपोर्ट करना जिनकी अपनी इक्विटी कंट्रीब्यूशन कम होती थी। अच्छा, तो नए लोगों के लिए था ये। बिल्कुल। RCF उनकी इक्विटी को सप्लीमेंट करके उन्हें न्यू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए एनकरेज करता था। अच्छा, इफेक्टिवली वो इनिशियल फंडिंग गैप को ब्रिज कर रहा था। इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the nature of a venture capitalist involvement in the management of an enterprise they have funded? एक वेंचर कैपिटलिस्ट की इन्वॉल्वमेंट का नेचर क्या होता है उस एंटरप्राइज के मैनेजमेंट में जिसे उसने फंड किया है? मतलब डे टू डे में होते हैं क्या वो? Let us see the answer. A venture capitalist guides the management with skill and expertise and nurtures the new enterprise until it becomes profitable, without participating in day-to-day management. हाँ, तो एक वेंचर कैपिटलिस्ट अपने स्किल और एक्सपर्टीज से मैनेजमेंट को गाइड करता है और न्यू एंटरप्राइज को नर्चर करता है प्रॉफिटेबल होने तक। लेकिन जैसा आपने पूछा, वो आमतौर पर डे-टू-डे ऑपरेशंस में इंटरफेयर नहीं करते। अच्छा। उनका इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेटेजिक लेवल पे होता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिप्रेजेंटेशन हो गया, हाँ, मेजर डिसीजंस में इनपुट देना, ग्रोथ स्ट्रेटजी पर गाइडेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्यूचर फंड रेजिंग। इसेंशियली एक एक्टिव मेंटर और स्ट्रेटेजिक पार्टनर का रोल निभाते हैं, डे टू डे मैनेजर का नहीं। ओके, मोर स्ट्रेटेजिक, लेस ऑपरेशनल। Exactly. Now we can discuss next question. What type of conditional loans are allowed by venture capitalists and how they work? Venture capitalists द्वारा किस टाइप के conditional loans allow किए जाते हैं और वे कैसे work करते हैं? This is the answer. Conditional loans entitle the venture capitalist to earn royalties on sales, and the loan may be partly or fully waived if the business enterprise does not succeed. Conditional loans, हाँ, ये एक flexible financing instrument है। इसमें रीपेमेंट जो है वो कंपनी की परफॉर्मेंस पर बेस्ड होती है, जैसे सेल्स पर। अच्छा, सेल्स लिंक्ड। हाँ, वेंचर कैपिटलिस्ट को सेल्स पर रॉयल्टी मिलती है और क्रूशली अगर बिजनेस एंटरप्राइज सक्सीड नहीं होता तो लोन अमाउंट पार्टली या फुली वेव भी किया जा सकता है। वो ये तो एंटरप्रेन्योर के लिए अच्छा है। हाँ, ये स्ट्रक्चर रिस्क शेयर करता है। सक्सेस होने पर वीसी को अपसाइड मिलता है रॉयल्टी के रूप में और फेलियर होने पर एंटरप्रेन्योर पर फिक्स्ड रीपेमेंट का बर्डन कम हो जाता है। इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। Let us go to next question. What happens during the seed capital stage in venture capital? And what activities does it typically involve? Venture capital में seed capital stage के दौरान क्या होता है और इसमें typically कौन सी activities involve होती हैं? ये बिल्कुल शुरुआती stage है, right? Let us see the answer. The seed capital stage is a primary stage associated with research and development, where the concept, idea, or process is tested on a laboratory scale. हाँ, बिल्कुल। सीड कैपिटल स्टेज वेंचर कैपिटल का एकदम इनिशियल फेज है। ये फंडिंग मूलतः रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) के लिए होती है। ओके,
इस स्टेज में बिजनेस आइडिया या कॉन्सेप्ट को रिफाइन किया जाता है, फीजिबिलिटी स्टडी होती है, मार्केट रिसर्च होता है। और प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोटोटाइप या लेबोरेटरी स्केल पर टेस्ट किया जाता है। एसेंशियली ये आइडिया को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेवल तक ले जाने के लिए फाइनेंसिंग है। Got it. Idea validation stage. Precisely. Now we can discuss next question. During the startup financing stage, what role does a venture capital fund play beyond providing capital? Startup financing stage के दौरान एक venture capital fund capital provide करने के अलावा क्या रोल प्ले करता है? मतलब seed stage के बाद वाला। This is the answer. The venture capital fund may lend managerial skills, experience, and competence and supervise the implementation of the project to ensure its success. हाँ, seed stage के बाद startup financing stage में capital के साथ-साथ venture capital fund crucial non-financial support भी provide करता है। जैसे वो अपनी managerial skills, industry experience और competence share करते हैं। वे project implementation को actively supervise कर सकते हैं, strategic decisions में help करते हैं और business को scale करने के लिए अपना network leverage करते हैं। अच्छा, नेटवर्क एक्सेस भी है। हाँ, बेसिकली वे सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं बल्कि एक्टिव पार्टनर्स बनते हैं जो स्टार्टअप की सक्सेस इंश्योर करने में हेल्प करते हैं। सही। वैल्यू एडिशन काफी है। Let us go to next question. What does replacement finance entail and from whom does the venture capitalist purchase the shares? Replacement finance का क्या अर्थ है और venture capitalist ये shares किससे purchase करता है? Let us see the answer. In replacement finance, the venture capitalist purchases shares from the company's existing shareholders who are looking to exit the venture. Replacement finance में venture capitalist कंपनी में fresh capital inject करने के बजाय existing shareholders से उनके shares purchase करता है। अच्छा, मतलब कंपनी को पैसा नहीं मिलता? नहीं, पैसा सीधे कंपनी में नहीं जाता। ये उन शेयरहोल्डर्स को लिक्विडेशन या एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो वेंचर से बाहर निकलना चाहते हैं, जैसे फाउंडर्स हो सकते हैं, अर्ली इन्वेस्टर्स या एम्प्लॉइज। इससे कंपनी के कैपिटलाइजेशन टेबल में चेंजेस आते हैं, ओनरशिप स्ट्रक्चर बदल सकता है, लेकिन हाँ, कंपनी को डायरेक्टली न्यू फंड्स नहीं मिलते। ओके, ये लिक्विडिटी सोल्यूशन है एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स के लिए। राइट। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. According to SEBI regulations, what is the official definition of a venture capital fund and what are its two key characteristics? SEBI regulations के अनुसार venture capital fund की official definition क्या है और इसकी two key characteristics क्या है? This is the answer. A venture capital fund is a fund set up as a trust or company registered with SEBI that has a dedicated pool of capital and invests in venture capital undertakings. सेबी रेगुलेशंस के अनुसार वेंचर कैपिटल फंड या वीसीएफ एक फंड होता है जो या तो ट्रस्ट के रूप में या कंपनी के रूप में एस्टैब्लिश होता है और सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओके, रजिस्टर्ड एंटिटी। हाँ, और इसकी दो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, इसके पास एक डेडिकेटेड पूल ऑफ कैपिटल होता है जो इन्वेस्टर से रेज किया जाता है। और दूसरा, ये कैपिटल प्राइमरीली वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स यानी हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली अर्ली स्टेज कंपनीज या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, डेडिकेटेड पूल और इन्वेस्टमेंट फोकस ऑन स्टार्टअप्स। एग्जैक्टली, ये फॉर्मल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है स्पेसिफिक रूल्स के तहत। एग्जैक्टली। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the minimum investment amount required from an investor? And are there any exceptions to this rule in case of venture capital funds? एक इन्वेस्टर से मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना रिक्वायर्ड होता है वीसीएफ में और क्या वेंचर कैपिटल फंड्स के केस में इस रूल के कोई एक्सेप्शंस है? Let us see the answer. A venture capital fund can raise money from any investor, provided the minimum amount accepted is 5 lakh rupees. This restriction does not apply to employees, directors or NRIs. एक वेंचर कैपिटल फंड किसी भी इन्वेस्टर से मनी रेज कर सकता है, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन, लेकिन सेबी रेगुलेशंस के तहत जनरली मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर इन्वेस्टर 5 लाख रुपीस होना चाहिए। 5 लाख। ओके। हाँ। हालांकि इस मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट में कुछ एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, क्या एक्सेप्शंस हैं? ये रिस्ट्रिक्शन फंड के अपने एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स या फंड मैनेजर्स पर लागू नहीं होती। हाँ, इनसाइडर्स के लिए छूट है। हाँ, और साथ ही नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी
NRI से फंड्स एक्सेप्ट करने पर भी ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती है। ओके, तो इनसाइडर्स और एनआरआईज के लिए ये मिनिमम लिमिट नहीं है। करेक्ट। फ्रेंड्स, हम होप करते हैं कि आपको सेशन यूजफुल लगा होगा। हमें मोटिवेट करने के लिए और ऐसे ही और सेशंस कंडक्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो तो चैनल बेल आइकन क्लिक करते हुए सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू।